दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट आप ऑफलाइन लीजिए, डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं बस सिलेक्शन होने के। बाकी पढ़ना तो आपको है ही, सेल्फ स्टडी से आपको रोक कोई नहीं सकता, प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। और अगर आप ऑनलाइन में हो तो मेक श्योर दैट यू डोंट वॉच लेक्चर्स मोर देन 6 hours a day। आई हैव सीन पीपल वॉचिंग लेक्चर्स ऐसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी तो टाइम निकालना है ना, आप पूरा दिन लेक्चर नहीं देख सकते। आप टॉपर के नोट से पढ़ के कभी टॉप नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त के नोट से पढ़ के टॉप नहीं कर सकते, आप मेरे नोट पढ़ के टॉप नहीं कर सकते, आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। टाइम टेबल बनाना है, नहीं बनाना है, बनाते हैं, फॉलो नहीं होता है, क्या करना है? आई वुड से टाइम tables are quite overrated. Hello everyone. So amidst all the chaos that has been happening over NEET 2024 and the results and the re-NEET and everything, this video is for aspirants who have decided to give their best shot at NEET 2025. They've decided ki okay, I will invest one more year of my life for preparing for this exam. So a complete roadmap for NEET 2025, कैसे कब तक syllabus खत्म करना है, उसके बाद क्या करना है, mock test and everything I'm going to cover each bit of it, and I'll try my best to resolve all your queries. So considering NEET अगर May के first week में conduct हो जाएगा, so from July to April you'll have approximately 11 months to cover 3 subjects. Ideal plan which I would recommend ऐसा होना चाहिए, it would go something like this. I call it ideal because हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है, which I'm going to discuss later also कि how it can change accordingly, और ऐसा होता है तो what can you do about it. दिसंबर टू जनवरी तक आपका सिलेबस एटलीस्ट एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर फरवरी में वॉट एवर टॉपिक, सपोज बैकलॉग वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट अगर कुछ हो गया बैकलॉग तो आप वो रिमेनिंग टॉपिक्स कवर कर रहे हो इन फरवरी विद वन साइमल्टेनियस रिविजन ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। फिर मार्च अप्रैल तक आप, मार्च एंड अप्रैल में फिर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, एंड थ्रू मॉक टेस्ट यू आर रिवाइजिंग द होल सिलेबस। सो दिस इज व्हाट एन आइडियल प्लान लुक्स लाइक। नाउ हाउ डू वी स्टार्ट? तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। गो विद ऑफलाइन वन, मल्टीपल ऑप्शंस है, वॉट एवर सूट यू गाइस गो विद दैट। अगर ऑफलाइन नहीं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। आपको फिर डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल अवॉइड करने पड़ेंगे, वॉट एवर डिस्ट्रैक्शंस यू फेसिंग यू हैव टू अवॉइड एवरीथिंग। आपको फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको एक फिर परफेक्ट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो या दैट्स आई वुड सजेस्ट आप ऑफलाइन लीजिए, डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम होते हैं। दो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, बट आई वुड रादर से कि चांसेस बढ़ जाते हैं बस सिलेक्शन होने के। बाकी पढ़ना तो आपको है ही, सेल्फ स्टडी से आपको रोक कोई नहीं सकता। After suppose you've joined coaching and then after that or you start attending classes regularly you have to attend all the classes, क्योंकि आप क्लासेस मिस करोगे तो फिर आपका वही बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा एंड दैट विशियस साइकिल कंटिन्यू। So yeah, but if you're offline coaching में हो तो well and good, they won't take more than 6 hours of classes. But if you are preparing on your own और अगर आप online में हो तो make sure that you don't watch lectures more than 6 hours a day. I've seen people watching lectures ऐसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी तो टाइम निकालना है ना, आप पूरा दिन लेक्चर नहीं देख सकते। You have to limit your screen time, I would say rather, कि आप 6 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स ना देखें। नेक्स्ट, टाइम टेबल बनाना है, नहीं बनाना है, बनाते हैं, फॉलो नहीं होता है, क्या करना है? आई वुड से टाइम टेबल्स आर क्वाइट ओवररेटेड। गो विद द टू डू लिस्ट। आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, कीप शॉर्ट ऐसे टारगेट्स दिन के कि ओके आई एम गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, कीप इट वेरी क्रिस्प। बट टू डू लिस्ट जब आप बना रहे हैं, कीप यू थिंग्स इन माइंड। अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली करने क्या वाला हूँ। आई गिव एन एग्जाम्पल। सपोज आई डिसाइडेड दैट ओके आई विल स्टडी माइटोसिस टुडे। माइटोसिस में कहाँ से पढ़ूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी? एम आई गोइंग टू स्टडी एनसीईआरटी? एम आई गोइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी? और एम आई गोइंग टू वॉच अ लेक्चर ऑन माइटोसिस? और एम आई गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन माइटोसिस? यू हैव टू राइट दैट थिंग इन टू डू लिस्ट। आपको वो फिर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपने ये कर लिया, बट डू नॉट ओवर बर्डन योरसेल्फ। दिस इज अ मिस्टेक सो मेनी पीपल डू, इवन आई यूज्ड टू डू। एक ही दिन में मैं तो चक 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 ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। टेक बेबी स्टेप्स। आपको ओवर बर्डन नहीं करना है खुद को। 1-2 टॉपिक दिन के लिए, ईच सब्जेक्ट से, इनऑर्गेनिक से ये कर लिया, ऑर्गेनिक से ये कर लिया, फिजिक्स से आई डू दिस, बायोलॉजी से आई डू दिस। सो या, डू लाइक दैट, डू नॉट ओवर बर्डन योरसेल्फ। नेक्स्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर you complete essay की, whatever form of reward you like, but make sure that rewarding doesn't turn into time waste. आपने सोचा मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ थोड़ी देर एज अ रिवॉर्ड, आपने फिर वो कब 1 घंटा रील्स में चला गया आपको पता भी नहीं। So yeah, make sure that reward system doesn't get converted into आपका time waste होने वाला।
Yes, this is very very important. Do not compromise on your health and sleep. ये एक बहुत ही important चीज़ है. Make sure you sleep for at least 6 to 7 hours a day. ये बहुत ज़रूरी है. You don't take out time of your sleep schedule for studying. Please don't do that. It will only harm you and your body. And इससे आपका कुछ भला तो नहीं होने वाला. In short, that's what I'm trying to say. Now coming to the subject wise कि आप subject wise कि कैसे पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट. सिंपल बायोलॉजी में फॉलो एनसीईआरटी दी बाइबल, मतलब कोई और है नहीं ऐसा सोर्स. तो या ये सबको पता है एनसीईआरटी फॉलो करनी है. एनसीईआरटी से आप क्या करो, वेन एवर यू आर स्टडिंग डू मेक शॉर्ट नोट्स. नाउ दीज शॉर्ट नोट्स आर वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर द लास्ट मिनट रिविजन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये. सो या डू मेक शॉर्ट नोट्स एंड ट्राई टू कीप इट वेरी क्रिस्प, यू नो द नोट्स वॉट एवर यू आर मेकिंग. एक चैप्टर को आपने पूरा 1-2 पेज में ऐसे कन्फाइन कर लिया, सो इट बिकम्स लेस बर्डनिंग व्हेन यू गो टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. तो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल एट दैट टाइम. आप जल्दी जल्दी खत्म कर, ऐसे 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है शॉर्ट नोट्स के जरिए आपका. सो दैट्स वेयर शॉर्ट नोट्स कम इन योर हैंड. एक और चीज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे लाइन्स हैं विच आर फॉलोड बाय बिकॉज अ स्टेटमेंट, बिकॉज अनदर स्टेटमेंट. नाउ दैट थिंग कैन बी फ्रेम्ड एज अ रियली गुड असर्शन रीजन क्वेश्चन. ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे हर जगह पूरी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं. सो डू मार्क दैट, यू नो कि यार लिख दिया उसके साइड में कि दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ असर्शन रीजन. सो या दैट्स व्हाट यू कैन डू ऐसे बायोलॉजी में. इट्स वेरी सिंपल. बायोलॉजी तो बहुत ईजी है पढ़ने के लिए. नाउ कम्स द फिजिक्स पार्ट. फिजिक्स में यू हैव टू अटेंड क्लास. हैव टू क्या, इट बिकम्स सिंपल आई वुड से रादर कि क्लासेस अटेंड करने से काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें. आपको कोई पढ़ा रहा है, आपको बस समझनी है वो चीज़, वरना आप खुद से पढ़ के समझना पड़ता है. तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. बट if you're attending classes, make sure you're making notes out of it. Class notes are very very important. आप टॉपर के नोट से पढ़ के कभी टॉप नहीं कर सकते, आप मेरे दोस्त के नोट से पढ़ के टॉप नहीं कर सकते, आप मेरे नोट्स पढ़ के टॉप नहीं कर सकते. आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे. बिकॉज व्हेन यू गो टू सॉल्व क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, व्हाट विल यू रेफर टू? यू कैन गो टू द टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन. You have to have some reference. Okay, that I've studied. That's what I understood from whatever I've studied. So that's where notes. That's what notes are for. So yeah. आप फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको. नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग नोट्स यू गो बैक होम, यू रिवाइज. डेली रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सपोज देर इज अ चैप्टर गोइंग ऑन एंड दैट सपोज दैट चैप्टर टेक्स अराउंड 7 days टू बी कंप्लीटेड. तो डे 1 था उस चैप्टर का, आप घर गए, आपने रिवाइज करा, वो क्वेश्चन सॉल्व करे उसके, ठीक है, डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट डे आप क्लासेस अटेंड करी, आपने वो नोट्स बनाए, आप घर गए. आप नाउ यू हैव टू रिवाइज द थिंग विच वाज डन डे बिफोर ऑल्सो. Now, trust me, if you've already studied the thing thoroughly, it will hardly take 15 minutes to go through the topic again. You revise whatever was done on day 1 and then you again revise whatever was done on day 2. So, that's how you revise things. Now, questions solve करने की जब बारी आती है, तो you have to solve at least 20 to 25 questions per day. अगर आपने फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता. आपको फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि इन दी एंड वही आने वाला है एग्जाम में. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. नाउ व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, देयर विल बी ऐसे अच्छे फ्यू क्वेश्चंस विल कम अक्रॉस कि इससे तो बहुत ही अच्छा मेरा रिवाइज हो रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, या फिर दिस इज द क्वेश्चन विच इफ इट कम्स इन एग्जाम आई एम प्रोन टू मेक मिस्टेक, ऐसा हो सकता है. सो यू हैव टू मार्क दोज क्वेश्चंस. ऐसे स्टार मार्क करके रख दिया हो. सो ऐसे स्टार मार्क करके रखा. सो फॉर एग्जाम यू हैव टू गो थ्रू ओनली दोज क्वेश्चंस कि ठीक है, इससे ये मेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा था, आई डू दिस ऐसे टिक टिक. तो बिफोर एग्जाम you just solve those questions and you're good to go. Now, in organic chemistry, it's quite similar to biology. You study NCERT, you make your short notes out of that. Assertion reason questions बनाओ आप उसमें भी अगर बन सकते हैं कहीं पे तो. Inorganics quite similar to biology, so it's simple. Next, physical quite similar to physics. You attend your classes और notes बनाइए, उसके भी आप बहुत सारे questions solve करें उसमें भी. Same strategy, whatever is done for physics, same thing goes for physical. One thing I would like to add for physical chemistry is कि उसमें जो NCERT में पीछे at the end of each chapter there is questions like exercise questions दिए होते हैं, बहुत सारे numericals. Please do solve them if time permits. बहुत ही अच्छे questions होते हैं कुछ उसमें से. Of course the calculations can get little hectic, but you have to approximate. आपको यहाँ पे approx ऐसे exact answer decimal में कोई नहीं मांग रहा है आपसे वहाँ पे. But do not use calculator while doing that. Please, it will just brush up your skills to calculate मन में ज़्यादा, and it will be very helpful in exam. So yeah,
देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई पर्सनली हेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई डोंट नो, मतलब मेरे को कभी समझ नहीं आई आई वुड से, और मतलब नहीं अच्छी लगती थी स्टार्टिंग से। या सो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट यू हैव टू डू इज कीप योर बेसिक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम दो, उस वो पढ़ो आप ज़्यादा थोड़ा। इफ़ यू आर गिविंग टाइम ऑन बेसिक्स तो फिर आपके जो आगे के जो चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अब अगर जनरल को टाइम दोगे तो फिर आप हैलो एल्केन, हैलो रिंग, इट विल बी क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। So yeah, keep your basics very, very strong and give time to general organic chemistry. Study mechanisms which are given only in NCERT. Please do not break your head for mechanisms which are not given in NCERT. आपको हर एक mechanism नहीं याद रखना है। आपको reactant, product और उसका जो भी enzyme, whatever is there, only that you have to remember. आपको सब कुछ याद नहीं रखना है mechanism जो NCERT में नहीं दिया हुआ है. So please study mechanisms which are only given in NCERT. Extra, please don't break your head for things. देन इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दे कम एज इट इज़ इन एग्जाम। जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो एज इट इज़ आते हैं। प्लीज सॉल्व देम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। और इसमें भी ट्राई मेकिंग शॉर्ट नोट्स। व्हाट आई यूज टू डू वाज आई हैड सेपरेट नोट्स फॉर ऐसे नेम रिएक्शंस, जैसे ये वाली नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन हो गई, स्वॉर्ट्स रिएक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। आई हैड ऐसे नेम रिएक्शंस के पूरे नोट्स। सो वेन एवर आई वॉज फ्री या फिर बोर हो रही होती तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दैट कि ठीक है एक बार नेम रिएक्शंस ही याद कर लेते और कुछ नहीं तो। या फिर जैसे सपोज टेक एग्जांपल्स ऑफ अमीन्स, तो आई वुड राइट ऑल द रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अमीन ऐसे एक पेज पे, ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन ऑन अनदर पेज, एंड that way you can prepare short notes for organic chemistry also if you want to. So yeah, वो भी फिर वो लास्ट मिनट रिविजन में बहुत ज़्यादा काम आता है। वॉट एवर शॉर्ट नोट्स टेक्निक्स आई एम टेलिंग यू, दीज आर हेल्पफुल फॉर रिवाइजिंग ऐसे लास्ट मिनट एग्जाम के पहले, क्योंकि बात थी ना कि एग्जाम के पहले कैसे पढ़ना है, समझ नहीं आता, तो दैट्स हाउ यू स्टडी। एग्जाम के पहले आप एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ सकते कि भाई चलो कल एग्जाम है मैं तो अब आज से की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम शॉर्ट नोट्स उस टाइम, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप एनसीईआरटी इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। या शॉर्ट नोट्स फिर आप ऐसे बना सकते हो चैप्टर वाइज, सो दे विल कम रियली हेल्पफुल इन रिवाइजिंग इन मच लेसर टाइम। नाउ व्हाट आई टोल्ड, यहाँ पे ऐसे मैंने आइडियल प्लान बताया था कि ऐसे दिसंबर जैन तक आपका सिलेबस हो गया, फिर आपने फेब में पूरा एक बार रिवीजन कर लिया। व्हाट इफ दैट डजंट हैपन, क्योंकि यूजुअली कोचिंग में क्या होता है, आपका सिलेबस खत्म होता है फरवरी एंडिंग तक। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, टिल फरवरी एंडिंग तक आपका सिलेबस खत्म होता है, एंड देन दे स्टार्ट योर रिविजन एंड मॉक टेस्ट फ्रॉम मार्च एंड अप्रैल डायरेक्टली। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो कि यू स्टार्ट स्टडिंग इन एडवांस, कि मैंने तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक यू डोंट रियली नीड अ टीचर टू टीच यू, ऑल यू हैव टू डू इज रीड, अंडरस्टैंड ऑन योर ओन एंड लर्न इट। इन दी एंड आपको याद रखना है। तो अगर आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है तो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग इन एडवांस एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आप टाइम से पहले थोड़ा सिलेबस खत्म कर लीजिए एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स का, एंड फिर जिस पेज पे आपकी कोचिंग जा रही है आप उस पेज पे जाइए। अब अगर आपकी कोचिंग इतना टाइम ले रही है फरवरी तक ऐसे सिलेबस खत्म करने में, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट कंसिस्टेंटली व्हेनेवर इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। अगर इतना टाइम ले रहे हैं तो आपका इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आपकी बनती है कि आपका सिलेबस इतना थरोली एक बार तो एटलीस्ट फेब एंड तक हो चुका है, दैट ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज इट एंड ब्रश योर नॉलेज अगेन एंड अगेन इन मार्च एंड अप्रैल। मतलब आई गिव यू होल ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सपोज आपका फरवरी एंडिंग तक सिलेबस एक बार ख़त्म हुआ तो आप एटलीस्ट, अगर आपकी कैपेबिलिटी या फिर अगर आपका टारगेट है कि मेरे को 650 लाने हैं एग्जाम में, तो एटलीस्ट टिल फेब एंड योर सिलेबस शुड बी डन इतना अच्छे से कि यू आर एटलीस्ट स्कोरिंग 550 इफ नॉट 600 या 650। वो उतना 100 मार्क्स पे आप वो कवर हो जाएगा आपका 2 महीने में, बट इतना तो आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि आप 550 क्रॉस कर पाओ। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेब खत्म हुआ, चलो आई जस्ट स्टडीड फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग इट एंड नाउ आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। नो, दैट शुडंट हैपन। फेब तक अगर आपने सिलेबस खत्म करा है, इट मीन्स आपने अच्छे से करा होना चाहिए। सिर्फ यू शुडंट बी जस्ट हैव डन इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि ठीक है एक बार खत्म करने के लिए कर लिया। इतने एलिजिबल आप होने चाहिए, इतनी फिर आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ओके वॉट एवर 150 मार्क्स का जो मार्जिन है आई विल कवर दैट अप, बट एटलीस्ट आई एम एबल टू स्कोर 550 इफ माई टारगेट इज 650। That's what I'm trying to say. Next, test. Test every 15 days and monthly you have to give test till Feb and topic wise. ये होते हैं part syllabus test. ये देते हैं आपको, ये this is when now coaching comes in, helpful ऐसे। ये छोटी छोटी चीज़ों का फिर वो अपने आप ध्यान रखते हैं, कब टेस्ट देना है, कैसे करना है, and all of that. All you are left with is study और वही
ठीक है, बड़ा काम है बट ओके। सो या एवरी 15 डेज़ या फिर मंथली आप टॉपिक वाइज़ व्हाटएवर पार्ट सिलेबस टेस्ट है ये आप फ़ेब्रुअरी तक देते रहिए। मार्च में आपको वीकली कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना पड़ेगा। नाउ स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपके नंबर कम आएँगे क्योंकि रिविज़न नहीं हुआ है इतना और बहुत सारी चीज़ें यू टेंड टू फॉरगेट। सो या दैट्स वेयर यू विल लर्न कि वेयर यू नीड टू वर्क मोर। आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक ज़्यादा हो रही है या फिर आपको याद नहीं रह रही बहुत सारी चीज़ें। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव एज़ मेनी नंबर ऑफ टेस्ट्स एज़ पॉसिबल। अप्रैल में तो आपको डेली मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मार्च में वीकली ठीक है 4-5 दे लिए, मीन वीकली इन द सेंस होल मंथ में 4-5 दे लिए वन्स अ वीक एंड देन अप्रैल में डेली यू हैव टू गिव अ टेस्ट। नाउ बिफोर टेस्ट आपको क्या करना है, रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट जो बनाए हैं तो अब उनका कुछ करोगे ना, ऐसे पढ़े थोड़ी रखोगे। तो you have to revise from them and whatever star marked questions, whatever you have marked ऐसे क्वेश्चन करते वक्त कि ठीक है ये अच्छा था, so you go through only those questions and the short notes before the test. आफ्टर टेस्ट आपने टेस्ट अटेम्प्ट करा ठीक है, देन यू एनालाइज कि ठीक है मेरी गलतियाँ कहाँ हुई थी, कितने क्वेश्चंस गलत थे, उनमें से कितने मेरे को नहीं आते थे, कितने मेरे को आते हुए थे फिर भी मेरे गलत हुए, तो वो सिली मिस्टेक क्यों हुई, दैट यू हैव टू एनालाइज। नेक्स्ट कितने नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे, पढ़ा था फिर भी याद नहीं रहा उस टाइम या फिर वो कंसेप्ट इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग या फिर पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। तो अगर ऐसी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके बाद यू हैव टू रेफर नोट्स या फिर एनसीईआरटी। अब उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स नहीं रेफर करोगे कि ठीक है कंसेप्ट हिला हुआ है तो है, मैं तो फिर भी शॉर्ट नोट से पढ़ूंगा, नहीं। उसके बाद यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स। फिजिक्स में अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर यू गो बैक टू योर नोट्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड यू आस्क योर टीचर कि सर पढ़ा दीजिए, मैम पढ़ा दीजिए ऐसे। सो या शॉर्ट नोट्स आर जस्ट फॉर रिवाइजिंग। ऐसे अगर कुछ पढ़ना है वापस तुम्हें ऐसे अच्छे से तो फिर यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स। So yeah, that was all from my side. I hope you all liked the video and I hope I was clear enough in whatever I told. I didn't mean to demotivate anyone, or I hope you all liked it. So please do like, share, comment and subscribe, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.